हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। 842 का भाव है, 8% की गिरावट है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है। बैक टू बैक यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या स्टॉक को यहाँ बेच दें, क्योंकि काफी लोगों का बहुत बड़ा बड़ा पैसा इसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और एकदम से स्टॉक में अगर 8% की गिरावट आ जाए तो टेंशन हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ है मार्केट के अंदर। तो क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। ये न्यूज आर्टिकल है, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ के साथ मैंने इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी पढ़ ली है, ताकि आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता पाऊं कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी क्या कर सकती है, क्या इनका बिज़नेस मॉडल है, क्या न्यू क्लाइंट्स इनको मिले हैं, कौन-सी कंपनीज़ इन्होंने एक्वायर करी हैं और आगे जाके इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। क्योंकि जब स्टॉक गिरता है, तो हमें कन्विक्शन की ज़रूरत पड़ती है और वो कन्विक्शन हमें मैनेजमेंट के कमेंट से ही आती है, क्योंकि मैनेजमेंट ही कंपनी को चलाता है, हम नहीं चलाते उस कंपनी को। हम सिर्फ़ इनसे कन्विक्शन को बोरो करते हैं, जो ये लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, साथ के साथ इसके टेक्निकल एनालिसिस को भी देखेंगे कि स्टॉक में क्या हो रहा है, आगे जाके स्टॉक कहाँ तक चल सकता है। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कोई इसके अंदर डिसीजन बनाएंगे। तो सीधा इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि टेक्निकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। वो ये है कि स्टॉक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में था। जैसे मैं आपको वीकली में लगा के दोबारा दिखाया था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सॉलिड कंसोलिडेशन चल रहा था इस रेंज के अंदर, लगभग लगभग 1000 से लेकर के 800 के आसपास की 25% की रेंज में स्टॉक चल रहा था। और फिर अभी कुछ ही दिन पहले स्टॉक में लगभग एक और लो बनता है लगभग 750 का, और ये लो काफ़ी नीचे का है। इतना लो इसने पहले नहीं बनाया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने लो बनाया और उसके बाद में स्टॉक में तेज़ी बनी। लगभग आप वीकली 10% की अपसाइड हमें देखने को मिली। अब मैं डेली में लगाऊँ तो उसको आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ये कि देखो, इसमें डेली ग्रीन वॉल्यूम बन रहा था, ठीक है? ये बैक टू बैक 4 दिन इसमें ग्रीन वॉल्यूम बना और उसके बाद में थोड़ा साइडवेज गया। तो मार्केट में लोगों को यही लगा कि स्टॉक जो है यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ही सेंटिमेंट्स और इंप्रूव होंगे, इस लेवल को ब्रेक करेगा, किसको 950 के लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकलेगा। लेकिन मार्केट में वैसा नहीं हुआ और क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे ऑपरेटर प्ले है, साथ के साथ में प्रमोटर प्ले भी है। स्टॉक यहाँ पे गिराया जाता है लगभग 8%। और स्टॉक क्यों गिरता है? क्योंकि इसमें ब्लॉक डील होती है। जो इसके प्रमोटर है मिस्टर अशोक सूटा जी, अशोक सूटा ने, ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, कि 6% का स्टेक जो है 91.3 लाख शेयर्स अपने बेच दिए हैं एक ब्लॉक डील के जरिए। तो मुझे इसी बात की यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, कि ये मिस्टर अशोक सूटा को अगर बेचना ही था तो वो मई में बेच देते, यहाँ कहीं कंसोलिडेशन के जोन में बेच देते, यहाँ पे बेच देते, यहाँ बेच देते, या फिर यहाँ पे बेच सकते थे, जो कि जून में ही था मंथ। लेकिन सेंटिमेंट्स इंप्रूव करवाए गए, स्टॉक को ऊपर ले जाया गया, स्टॉक को यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया गया और उसके बाद में नीचे ला करके रिटेलर को यहाँ पे ट्रैप किया गया। तो बेवकूफ़ बना रिटेलर और यहाँ पे अशोक सूटा जी ने 6% का स्टेक बेच दिया। तो ये चीज़ थोड़ी-सी गलत है। अब उसके बारे में डिस्कशन करके कोई कोई फ़ायदा नहीं है, स्टॉक तो गिर चुका है। अब आगे बात करते हैं कि मिस्टर सूटा ने बेच दिया है तो क्या कंपनी बेकार हो गई है या फिर कंपनी आगे कुछ चमत्कार कर सकती है? तो मिस्टर अशोक सूटा के ही कमेंट्स हैं। और कब के कमेंट्स हैं ये? अभी मई 7 के, पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, ठीक है? लास्ट मंथ की ही बात है ये। मिस्टर सूटा कहते हैं जो एफवाई 25 होगा, वो इस कंपनी के लिए आईपीओ के बाद से सबसे बेहतरीन होगा। एफवाई 25 जो अभी साल चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, वो बहुत शानदार होने वाला है। कैसे शानदार होगा? कंपनी जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो गाइडेंस है, अपने विजन के ऊपर काम कर रही है। और उनका विजन क्या है? 2031 में एफवाई 2031 में $1 बिलियन का रेवेन्यू कंप्लीट करेंगे। मतलब $1 बिलियन कितना? अभी कितना इनका जो रेवेन्यू है 1600 करोड़ का, और $1 बिलियन लगभग लगभग आईएनआर के हिसाब से 8,300 करोड़ बनता है अभी। तो तब तक मुझे लगता है अगर 7-8 साल में डॉलर 90 रुपीज़ तक हो गया तो 9,000 करोड़ मान लो आप। तो मोटा-मोटा 16 पंजे 80, तो इनको लगभग-लगभग 6 टाइम का रेवेन्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए इनको 22% सीएजीआर से आज की डेट से ग्रो करना पड़ेगा। तो जो करंट रेवेन्यू इनका है 1600 करोड़, इस 1600 करोड़ को अगर ये 22% से आगे ग्रो करते जाते हैं हर साल, तब जाकर के ये पहुंचेंगे किसमें? 9,000 या फिर 8,000 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास। ये इनका विजन है। अब इसके लिए कंपनी क्या कर रही है? देखो, विजन तो बहुत शानदार है। 22% की ग्रोथ करना किसी भी आईटी कंपनी के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ होती है। क्या ये कर पाएंगे? उसके लिए इन्होंने कुछ चीजें यहाँ बताई हैं कि ये लोग जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं। आप किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल को खोल के देख लो, उसमें जनरेटिव एआई की बात होगी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा उसमें, मशीन लर्निंग होगी उसके अंदर, यही सारी चीजों के ऊपर बात होती है। अब जनरेटिव एआई बेसिकली ये लोग क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जनरेटिव एआई इनको आगे अपॉर्चुनिटीज ओपन करके देगा। उस पे जो ये काम करने वाले हैं, किस चीज के ऊपर? कंटेक्चुअल चैटबॉट, लर्निंग सिमुलेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड कंटेंट जनरेशन, ठीक है? क्योंकि इसके नाम में ही जनरेटिव है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो
डेटा के बेसिस पे या जो इनपुट्स हम उसको देते हैं, चीज़ों को जनरेट करती है, कंटेंट को जनरेट करती है, सॉल्यूशंस को जनरेट करती है, आंसर्स को जनरेट करती है। कंपनी उस पे काम कर रही है। ऑफ कोर्स ये एक फ्यूचर है, हर एक कंपनी उस पे फोकस कर रही है। इन्होंने 2 कंपनीज़ को एक्वायर किया है, जिसमें से एक कंपनी का नाम है प्योर सॉफ्टवेयर और दूसरी कंपनी का नाम है मैकमिलन लर्निंग। साथ के ही साथ कंपनी के पास में जो वर्टिकल्स हैं वो ये सारे हैं, ठीक है? आप देख सकते हो जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाई-टेक मीडिया, एड-टेक, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक, ये सब इनके जो है अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं और इनके पास में भी 250 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, 250 से ज़्यादा इनके पास क्लाइंट्स हैं, 5000 से ज़्यादा इनके पास में एम्प्लॉइज़ हैं। और इन्होंने यहाँ पर एक अपडेट और दिया है इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली इनके हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है। कंपनी एक कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट वगैरह मिल करके। और इंडिया का कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, प्लस एक बाहर का इंस्टीट्यूशन भी है, जिसके साथ में ये लोग काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं, तो डेफिनिटली इनको सक्सेस मिलेगी वहाँ पर, तो इनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कंपनी सारी फैंसी अच्छी बातें कर रही है यहाँ पर कि हम लगभग $1 बिलियन का रेवेन्यू कर देंगे, हम जेनेटिव एआई पे काम कर रहे हैं, हम चैटबॉट्स वगैरह इस पे काम करेंगे, साथ के साथ माइक्रो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो भी है उस पे काम कर रहे हैं। नेट-नेट रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अब रेवेन्यू के लिए यहाँ पे देखो इनके जो सीएफओ हैं या फिर इनके मैनेजमेंट का पार्ट है, उनकी तरफ से एक लाइन यहाँ पे आई है कि हम गाइडेंस तो नहीं देते, लेकिन जो एस्टीमेट है इस साल की ग्रोथ का, यहाँ पे फोकस करना है रेवेन्यू फॉर एफवाई 25। जो साल ये खत्म हो गया है, जो साल अभी चल रहा है, उसके बाद मतलब एफवाई 24 के बाद एफवाई 25 आएगा। ये कहते हैं 35 से 40% से हम ग्रो करेंगे रेवेन्यू में, प्लस जो मार्जिन होगा वो 22 से 24% होगा। तो जो मार्जिन ये 21% किया है लास्ट ईयर, वो 22 से 24% होगा। और जो रेवेन्यू यहाँ पे 1600 करोड़ का है, इसके ऊपर आप लगभग 35-40% की ग्रोथ आगे अनुमान लगा सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। अब इन्होंने अगर ये कर लिया, डेफिनिटली इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए इसकी मार्केट कैप जो है काफ़ी छोटी है। अगर ये यहाँ पे 40% से ग्रो करता है, तो डेफिनिटली प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थोड़ा-सा करेक्ट होगा और मार्केट दोबारा से स्टॉक को थोड़ा चलाएगा। लेकिन उसके पहले ही प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल कर दिया है और जब प्रमोटर इतनी अच्छी गाइडेंस देने के बाद, इतनी फैंसी कहानी करने के बाद में अपना खुद का स्टेक बेचता है, तो थोड़ी-सी कन्विक्शन यहाँ पे कम हो जाती है। नेट-नेट हमने इनकी गाइडेंस देख ली, हमने स्टॉक का भाव देख लिया, प्रमोटर की न्यूज़ देख ली, करना क्या चाहिए, ठीक है? तो देखो मैं आपको कोई गाइडेंस तो नहीं दूँगा बाय सेल के लिए, कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दूँगा, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। 53 का इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के साथ-साथ जो इसकी आरओई, आरओसी है वो डिसेंट है, अच्छी है यहाँ पर। अगर आप इसकी ग्रोथ देखोगे पीछे की, तो यहाँ पे 30% तक की ग्रोथ करी। ये वाला साल थोड़ा पुअर था। हो सकता है कंपनी आगे वाले सालों के अंदर 22% सीएजीआर से ग्रो करे। मैं ये नहीं कहता हूँ 35% इस साल कर देगा, तो अगले साल भी 35 से ही करेगा, क्योंकि उन्होंने खुद 22% बोला है। तो कंपनी अगर आने वाले सालों में 22% मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 22% से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, तो मुझे लगता है दैट विल बी अ गुड ग्रोथ। ठीक है? तो यहाँ पे एक क्विक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे दिमाग में बिरला सॉफ्ट आता है, तो बिरला सॉफ्ट भी एक आईटी कंपनी है। इसका स्टॉक पी 30 का है, जबकि हमने देखा अभी हैप्पीएस्ट माइंड 54 के आसपास है और इसका जो एनुअल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 16% का आता है। लगभग हैप्पीएस्ट माइंड की सेल्स ग्रोथ 30-40% ज़्यादा है कंपेयर टू बिरला सॉफ्ट। तो मार्केट ने इसको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कम दिया हुआ है। और एक चीज़ देखो ये भी है कि कंपनी आगे क्या गाइडेंस दे रही है, मार्केट उस हिसाब से भी लेता है। प्लस हैप्पीएस्ट माइंड को जो है ना प्रमोटर के हिसाब से भी लोगों ने बहुत देखा है कि अशोक छूटा की कंपनी है। अशोक छूटा ने पिछले बड़ी-बड़ी कंपनीज़ विप्रो या इन्फोसिस वगैरह में बड़ा-बड़ा काम किया हुआ है। ठीक है? अच्छी पोज़ीशन पे वो वहाँ पे रहे हैं डायरेक्टर वगैरह। तो उनको लगता है कि वो यहाँ पर भी सॉलिड काम करेंगे और उसी कन्विक्शन से मार्केट ने उसको ज़्यादा पी दे दिया। जबकि ये भी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। उसी कंपैरिज़न में अगर मैं आपको पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को देखें हम बिरला सॉफ्ट के साथ-साथ, तो पर्सिस्टेंट का पी 27 है, आरओई, आरओसी बहुत बेटर है और यहाँ पर इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 24% की है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है ज़्यादा बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो बेटर है। इसका पी आस-पास ही है जो हमारी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड से। तो करना क्या चाहिए? तो देखो लॉजिकली मेरे अकॉर्डिंगली जिस अगर आपने बहुत नीचे के भाव में कहीं खरीदा हुआ है, तो आप होल्ड कर सकते हो स्टॉक को लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में कि हाँ भाई मेरे पास में स्टॉक नीचे के भाव में खरीदा हुआ है। नीचे का भाव बोला जाए तो लगभग कहीं न कहीं अगर आप पीछे का भाव देखोगे तो यहाँ से कोई अगर पुराना इसके अंदर इन्वेस्टर है, मुझे लगता है इतने पुराने इन्वेस्टर इसके अंदर बचे हैं, क्योंकि सब लोग इस कंसोलिडेशन में जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो बेच के निकल जाते हैं किसी और स्टॉक के अंदर। लेकिन इसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक। तो किसी को अगर कंपनी खरीदनी है, तो अच्छी कन्विक्शन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदना। शॉर्ट टर्म में चमत्कार होगा भी तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगी और ऑल टाइम हाई कहाँ है इसका? आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर है 1573 का। और अगर आप इसको रेंज के हिसाब से देखोगे तो इस भाव से इस भाव तक अगर जाएगा तो लगभग 90% की ग्रोथ आपको दे सकता है। तो 90% के लिए स्टॉक को खरीदना है, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर लॉन्ग टर्म में खरीदोगे मतलब लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्टेशन के साथ, व्यू के साथ अगर आप खरीदते हो, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेटर पैसा इसमें बना पाओगे। कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, बहुत शानदार नहीं है। सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम लगती है कि प्रमोटर ने स्टेक बेच दिया यहाँ पर।
हर प्रमोटर बेचता है, बात वो नहीं है। एकदम से डंप कर देना, जब स्टॉक ऊपर चला दिया आपने, उसके बाद आप डंप कर रहे हो, वो चीज़ थोड़ी-सी गलत है। बेचना तो आप नीचे के भाव में बेच देते। अगर आप प्रमोटर का स्टेक देखोगे 50% का है, तो सारा स्टेक इन्हीं की फैमिली में है। ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि उन्होंने 6% के आस-पास बेचा हैगा। तो 6% कम लगा लो और वो 6% हो सकता है किसी एफआईडीआई ने अब्ज़ॉर्ब किया या फिर कुछ रिटेलर के पास में भी जाएगा। तो रिटेलर की पोज़ीशंस यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। स्टॉक चलेगा जब ऑपरेटर्स को ऊपर लेकर के जाएगा, तो लॉन्ग टर्म का व्यू किसी को बनाना तो बना लो। शॉर्ट टर्म के व्यू के साथ में कोई इसमें एंटर ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कंपनी थोड़ा और कंसोलिडेशन दिखाए, क्योंकि ऑलरेडी जब इसका आईपीओ आया था, तो स्टॉक लगभग 320 के लेवल से ये लगभग 6 टाइम्स के आसपास हो गया था और अभी भी अपने आईपीओ से ये 300 का भाव देखो तो लगभग 3 टाइम्स के आसपास है। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है तो बना लो, शॉर्ट टर्म वाले इसमें दूर रहें। हाँ, स्विंग ट्रेड करना है आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो, लेकिन पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप खुद लो। नेट-नेट इससे ज़्यादा और कहानी करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। आपका क्या व्यू है, आप कमेंट करके ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है? उससे मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलती है इस तरह के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो मेरे चैनल पे आप ज़रूर ये वीडियोज़ को ज़रूर, पूरी प्लेलिस्ट है। हम यहाँ पे सभी स्टॉक्स को डिटेल में एनालाइज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्फ्रेंस कॉल मिलेगी, लॉन्ग टर्म का व्यू मिलेगा कि कंपनीज़ क्या कर रही हैं। आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर कोई ना कोई स्टॉक होगा जो उस प्लेलिस्ट का पार्ट होगा। आप उस वीडियो को 6 महीने पुरानी वीडियो को भी देखोगे,